देखो जी, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस ईयर, नॉट ओनली दिस टर्म। ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है इसलिए इसकी कॉन्सेप्ट मैपिंग या फिर इसका सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को कई लोग एडीएएस भी कहते हैं, तो वो भी ठीक है बात। अब इसमें पहला टॉपिक क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, अभी हम पढ़ेंगे। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन शेड्यूल, कर्व, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेविंग फंक्शन, सेविंग शेड्यूल एंड इट्स कर्व, प्रोपेंसिटी टू सेव, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस, प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या रिलेशनशिप है वो समझेंगे आगे जाके। फिर फर्स्ट कैटेगरी के न्यूमेरिकल, सेविंग कर्व को डिराइव करना कंजम्पशन से, कंजम्पशन को डिराइव करना सेविंग से। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, उसकी टाइप्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसकी कैटेगरी 2, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एडीएस अप्रोच, न्यूमेरिकल कैटेगरी 3, देन फ्यू डेफिनेशंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी गैप और मेजर्स टू करेक्ट। ठीक है, शुरू करते हैं हम हमारे सबसे पहले टॉपिक की, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड ऑफ होल नेशन। ठीक है, अब मेरे पास आ गए मित्रों, आगे कहते हैं मित्रों हमें पूरे देश की डिमांड पता करनी। मैं कहा जाओ पता कर लो। कहते नहीं मित्रों हमें आपकी जरूरत है। मैं कहा ओके। अब एक बात बताओ, पूरे देश की डिमांड मतलब जहां पे 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, उस पूरे देश की डिमांड निकालना कोई इतना आसान काम तो है नहीं। नॉट एन इजी टास्क टू फाइंड आउट द डिमांड ऑफ होल नेशन। ठीक है, यहाँ पे बेचारे बॉयफ्रेंड इधर उधर मारे फिरते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड नहीं समझ पाते। यहाँ हम कह रहे हैं पूरे देश की डिमांड बताओ। कहते हैं हाँ भैया बतानी तो है। तो फिर ना हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो डिमांड है, इस डिमांड का मतलब क्या होता है? किसी को पता है डिमांड क्या होती है? बताओ। नहीं? तो डिमांड जानने के लिए कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। वांट या फिर तो डिजायर, डिजायर। एक ही बात होती है। नीड, और फिर आते हैं हम डिमांड। तो वांट होती है द थिंग्स दैट वी आर विलिंग टू बाय। ठीक है, नीड्स द थिंग्स विदाउट विच वी कैनॉट सर्वाइव। और डिमांड होती है वांट मतलब डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। अब एक सिंपल सी बात बताओ, कोई एक चीज है जो आप लेना चाहते हो और आपके परचेजिंग पावर भी, यानी आपके पास औकात भी है कि आप वो ले सको, तो आप क्या करोगे? कोई चीज आपको चाहिए और आपके पास उसको लेने के लिए पैसे हैं, तो आप क्या करोगे? तो ले लेंगे। ले लो। यू विल बाय इट, है ना? व्हेन यू विल बाय इट मींस एक्सपेंडिचर, यू विल incur expenditure on it। तो अगर हम सारे एक्सपेंडिचर्स को ट्रेस कर लें, तो एक तरीके से हम सारी डिमांड को ट्रेस कर लेंगे। बिकॉज देखो, किसी चीज पे एक्सपेंडिचर अगर करा है आपने, तो वो चीज आपको चाहिए थी और आपके पास पैसे थे। मेरे को ये घड़ी चाहिए थी, मेरे पास पैसे थे, मैंने ले ली। मेरे को ये फोन चाहिए था, मेरे पास पैसे थे, मैंने ले लिया। ठीक है, मेरे को ये हार्ड डिस्क चाहिए थी, मेरे पास पैसे थे, मैंने ले ली। ये वन प्लस के पार्ट्स चाहिए थे, पैसे थे, ले ली। तो यहाँ तो जो भी सामान मुझे दिख रहा है मेरे आसपास, वो सब चीजें वो हैं जो मुझे चाहिए थी और मैंने ले ली। मतलब वो सारी मेरी कभी ना कभी डिमांड थी। तो अगर एग्रीगेट डिमांड निकालनी है तो आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर निकाल दो, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर। आपको अपने आप आपकी टोटल डिमांड समझ आ जाएगी, क्योंकि आप जो भी खर्चा करते हो वो चीजें होती हैं जो आपको चाहिए होती है। अब जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर दो तरीके, कौन कौन से? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। किसी को इन दोनों में फर्क पता है? In consumption, there is no return, while in investment, there is return. हाँ बेटा, जवाब तो बिल्कुल सही है। जवाब तो 10 on 10 सही है एकदम। कि कंजम्पशन जो होती है उसमें हमें रिटर्न नहीं मिलता, और इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें हमें रिटर्न मिलता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो कंजम्पशन दीज
are the expenses to satisfy human wants. These are the expenses to satisfy the human wants. और इन्वेस्टमेंट में क्या है? These are expenses which are incurred either to create a capital asset or addition to existing stock. ठीक है, हम ना बेसिकली कैटेगराइज कभी नहीं कर सकते कि क्या कंजम्पशन है क्या इन्वेस्टमेंट है ऑन पर्टिकुलैरिटी। मतलब क्या हुआ सर आपका? जैसे एक बात बताओ, एसी खरीदना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कि इन्वेस्टमेंट? Consumption. यू कैन नॉट से। एसी घर में लगा है तो कंजम्पशन है, ऑफिस में लगा है तो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मेरे को ना बहुत अच्छा एग्जांपल हमेशा याद रहता है, ये विनोद गुप्ता सर ने दिया था। ही टीचेस इनकम टैक्स फ्रॉम लास्ट 35 इयर्स, लेजेंड कहा जाता है उन्हें डायरेक्ट टैक्स का, सीए फाइनल में टीच करते हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर ना एक जगह आती है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंसेस होते हैं उन पे टैक्स नहीं लगता और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस पे टैक्स लगता है। तो मोटर व्हीकल का टॉपिक आता था, ठीक है, तो सर का एग्जांपल मैं कभी नहीं भूलता। सर कहते अब की मोटर व्हीकल को कंजम्पशन ट्रीट करना है कि इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना है? तो कहते थे अगर आप मोटर व्हीकल में ऑफिस जा रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप मोटर व्हीकल में अपनी बंदी घुमा रहे हैं तो वो कंजम्पशन है। ठीक है, तो बिल्कुल सही। इट डिपेंड्स ऑन पर्पस, द पर्पस फॉर विच यू आर डूइंग द एक्सपेंस। if it is related to business which is going to yield a return, जो बच्चे ने पहली बारी में बोला था, then it is investment, but if it is general expense to satisfy your wants, then it is consumption expenditure. अब कई बच्चे मुझसे, ये टॉपिक तो सब सारी बैचेस में चल रहा है, तो एक आधे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि नहीं सर, एसी भी तो मन की शांति दे रहा है ना ऑफिस में। नहीं, पर ऑफिस में लगाए तो वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऑफिस में आपने इसलिए लगा रखा है, शायद आपके क्लाइंट्स हैं, वो आए उनके लिए, चाहे आपने अपने लिए भी लगा रखा है, तो आप भी एक बिजनेस में एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को खुश करने के लिए लगाओ, देन ऑल्सो इट इज इन्वेस्टमेंट। फिर हम बात करते हैं सेक्टर्स की, तो इकोनॉमी में दो सेक्टर्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो हमने कहा खर्चे हैं दो, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट सेक्टर हैं दो, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे? तो देखो, सबसे पहला एक्सपेंस जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप इसे चाहे एक्सपेंडिचर कह लो चाहे डिमांड कह लो। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर ही तो डिमांड होती है। तो हमने पहली चीज क्या ली? प्राइवेट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ली। अब हम दूसरी चीज क्या लेंगे? प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सेकेंड थिंग इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर डिमांड। तीसरी चीज, अब हमें गवर्नमेंट का कंजम्पशन और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। फोर्थ, थर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फोर्थ होना चाहिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बट पॉज, एक बात बताओ, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्राइवेट सेक्टर में और जो लोग कंजम्पशन करते हैं, जनरली ये लोग अलग होते हैं। जैसे तुम्हारे घर में इन्वेस्टमेंट शायद तुम्हारे पापा कर रहे हैं, बाकी तुम सब तो कंजम्पशन ही कर रहे हो। और अगर किसी की सैलरीड क्लास है, वहां तो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही। तो हमारी जो 140 करोड़ लोगों की आबादी है ना, उस 140 करोड़ लोगों की आबादी में, ठीक है, कंजम्पशन करने वाले लोग अलग है, इन्वेस्टमेंट करने वाले अलग है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को अलग करते हैं। पर गवर्नमेंट तो एक ही है, और गवर्नमेंट के खर्चे अलग अलग ढूंढने के वो तो इजीली एक्सेसिबल है, बिकॉज गवर्नमेंट के तो सारे खर्चे रिकॉर्डेड होते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम लिख देते हैं, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको समझाया कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, प्राइवेट और गवर्नमेंट की, ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे देश की इंडोर डिमांड पे कंसर्न कंसंट्रेटेड आइकन से। ठीक है, कि इसकी मेन कंसंट्रेशन जो है वो इंडोर डिमांड।
पर एक बात बताओ, एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स, तो क्या इंडियन गुड्स की डिमांड सिर्फ इंडिया में होती है या बाहर भी होती है? बाहर भी होती है। बाहर भी बाहर। होती है। अच्छा, डिमांड कब कहलाएगी? जब वो ये चीजें क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, है ना? यस। अगर वो सिर्फ विल कर रहे हैं तो वो डिजायर है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है एक्सपोर्ट्स। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, वही सिर्फ हमारा गुड डिमांड करते हैं या हम भी उनका गुड डिमांड करते हैं? हम भी करते हैं। तो उसे माइनस कर देना चाहिए। अच्छा, हम जो उनके गुड को डिमांड करते हैं उसे क्या कहते हैं? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट्स। तो हम क्या ले लेंगे? नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सो दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, अब ना हमने इन सबको शॉर्ट फॉर्म दे रखे। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं सी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं आई, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम कहते हैं जी, और नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो दिस इज नेट एक्सपोर्ट। एक्स और एम तो आपको पता ही है, एक्स एक्सपोर्ट होता है, एम इंपोर्ट होता है। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी, इससे हमें पता चला दैट एडी इज इक्वल टू सी। सी फॉर क्या होता है बेटा, किसी को याद है? तो व्हाट इज सी? प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन। बिल्कुल सही। और आई क्या? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जी? Government purchase of goods and गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट। तो एडी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब वैसे याद तो तुम्हें होगा नहीं कि तुमने नेशनल इनकम में टू सेक्टर मॉडल पढ़ा था मेरे से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इल्म कराता हूँ। हम ना जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम टू सेक्टर मॉडल के बेसिस पे पढ़ते हैं। टू सेक्टर मॉडल इज द सिंपलेस्ट मॉडल टू स्टडी। अब टू सेक्टर मॉडल क्या कहता है कि दैट देयर इज नो गवर्नमेंट, मतलब नो टैक्सेशन, इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, देयर आर ओनली टू सेक्टर, हाउसहोल्ड्स एंड फार्म। ठीक है, तो अगर इस बात को गौरतलब करें तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म का, पर गवर्नमेंट है नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो ये वाली चीजें तो होंगी। तो हम जो आगे जाके एग्रीगेट डिमांड को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आप चारों कंपोनेंट एक्सप्लेन करोगे, सी बी आई बी जी बी एक्स माइनस एम बी। पर अगर आगे जाके जब न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है, या फिर आगे जाके जब अप्रोचेस पे जाएंगे, तो आप एडी को सी प्लस आई ही पढ़ोगे। वी विल नॉट कॉम्प्लिकेटेड मोर देन दिस, सो एडी इज जस्ट सी प्लस आई। ठीक है, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स, तो आई कैन से द मेन कंपोनेंट्स आर सी प्लस आई। और वैसे एक बात बताऊं, ये ट्रुथ भी है। एक बात बताओ, जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर करता है, गवर्नमेंट उसके टक्कर में तो खर्चा कर नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट है एक, प्राइवेट सेक्टर 140 करोड़। गवर्नमेंट इतना खर्चा तो कर नहीं सकती जितना प्राइवेट सेक्टर कलेक्टिवली करता है। हाँ, मेरे कंपैरिजन में गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है, बट हम सबको मिला दिया जाए अगर 140 करोड़ लोगों को, तो गवर्नमेंट उसका 5% भी नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंस इतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो वैसे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट वैसे भी नेग्लिजिबल ही होते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है ना, जो गवर्नमेंट बजट निकालती है वो जीडीपी का 8-10% होता है, और जीडीपी कौन बनाता है? प्राइवेट सेक्टर। अब देखो, सबसे पहली चीज हमने क्या करी, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड टू सेटिस्फाई द वांट्स। हाउस होल्ड खर्चा क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई द वांट्स। हाउस होल्ड सिर्फ गुड्स पे खर्चा करते हैं, सर्विसेज पे भी करते हैं? services में भी करते बिल्कुल करते हैं, आप लोग भी तो कर ही रहे हो भी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ कहाँ खर्चा होता है? फूड पे होता है, क्लोथ, शेल्टर, मेडिसिन, इंश्योरेंस, एजुकेशन, देयर आर मेनी ऑप्शन। बहुत जगह है जहाँ पे खर्चे हो जाते हैं। पता करनी हो तो मम्मी के साथ बैठ जाना, दिल खोल के खर्चे बताएं। अब हम खर्चा ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, किस पे डिपेंड होता है? इनकम, प्राइस,
टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पर बताओ सबसे मेन फैक्टर हमारे खर्चे पे कौन सी चीज होती है कि हम ज्यादा खर्चा करें? ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा पीछे कोविड का टाइम आया तो इनकम बहुत इम्पैक्ट हुई तो खर्चे भी इम्पैक्ट हुए। ठीक है, तो इनकम एक मेजर फैक्टर होता है। बट हाँ, थोड़ा सा एक अलग क्या कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड भी चल रहा था कई लोगों को, कह रहे पता नहीं कल को बचेंगे नहीं बचेंगे फालतू सब। बट द मेन फैक्टर इज डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर डन बाय द investment expenditure done by the private sector. It is the expenditure incurred by private entrepreneur in creation of new asset or addition to existing stock. Creation of new asset क्या हुआ? Land and building बनाना, furniture and fixtures बनाना, plant and machinery बनाना, नए assets लें, और addition to existing stock यानी change in stock. मतलब जो भी खर्चा बिजनेस में होता है उसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में गिन लें। अब इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो इसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें कुछ नहीं समझ आया ये फैक्टर्स वाली बात, मैं आराम से समझा। जैसे तुम्हारे पास ना एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, यू आर हैविंग अ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ठीक है, अब ये जो प्रपोजल आपके पास है, ये प्रपोजल कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करो और आपको जो इसमें रिटर्न मिलेगा या फिर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मिलेगी वो मिलेगी लेट्स से 20%। ठीक है, और ये करने के लिए आप बैंक से लोन लेते हो तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो है 10%। ठीक है, आप बिजनेस में पैसे लगाते हो रिटर्न मिलेगा 20 करोड़ 20%। तो 20 करोड़ का 20% कितना होता है? 4 करोड़। और ये पैसे अगर आप बैंक से लेके लगाते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 करोड़। तो मैं बैंक में गया, 20 करोड़ का लोन दिया, बिजनेस में लगाए, 4 करोड़ आए, बैंक का लोन दिया, घर पैसे ले। तो मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये 20 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं चाहिए? करनी चाहिए नीचे करनी चाहिए। अगर लोन मिल जाए। हाँ, मतलब लोन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मार्केट में कंपेयर करा जाता है रिटर्न ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न आ रहा है गो फॉर इट। ठीक है, जो BSc पढ़ते हैं मैं उन्हें ये चीज पढ़ाऊंगा अभी चैप्टर नंबर 9 बिजनेस फाइनेंस में। जो कहीं और से पढ़ते हैं वहां पढ़ेंगे, जैसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। तो बिल्कुल अगर हमारा रिटर्न ज्यादा होता है वी शुड इन्वेस्ट, वी शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट। ठीक है, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट खर्चा क्यों करती है? गवर्नमेंट का खर्चा करने के पीछे मोटिव क्या होता सर Welfare. एसेट्स बढ़ाना अपने। सर हमारे लिए है? बिल्कुल सही, फॉर कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट दोनों तरीके के खर्चे करती है, इन्वेस्टमेंट भी कंजम्पशन भी। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि दोनों ही खर्चे, पर क्योंकि डायरेक्टली मिल जाते हैं तो हम सेग्रीगेट करके लिखते नहीं। अब इन्वेस्टमेंट खर्चा कहाँ होता है? जब गवर्नमेंट बनाती है रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिज, डैम। जैसे मैं कहता हूँ RSHBD, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिज, डैम। और कंजम्पशन खर्चा कब होता है? जब गवर्नमेंट का खर्चा होता है इन मेंटेनेंस ऑफ रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिज, डैम, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफेंस का खर्चा संभालना, तो इस पे खर्चा होता है कंजम्पशन। तो गवर्नमेंट दोनों खर्चे करती है। अब गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी ये डिपेंड करता है वेलफेयर पे, कि कितना वेलफेयर करना चाहती है, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है जो गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। अगर गवर्नमेंट डिप्रेशन में है तो ज्यादा खर्चा करके इकोनॉमी को ठीक करना चाहिए। अगर अपना इन्फ्लेशन पे चल रही है तो गवर्नमेंट खर्चा नहीं करना चाहिए। और लास्ट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एनीबॉडी कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट? तो हमारी Outflow. समझ नहीं आया, एक एक करके बताओ। बोलो बेटा, एक बार और बोल दो।
तो जो बाहर Outflow. से कंट्री हमारे गुड्स लेती हैं, ये तो बिल्कुल गलत था, Outflow of forex. ये भी बिल्कुल गलत था, उल्टा बोल रहे दोनों के दोनों। Yes sir, inflow of forex, sorry. एक्सपोर्ट का मतलब होता है सामान बाहर बेचना, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से खरीदना। तो अगर हम अपना सामान बाहर बेच रहे हैं मतलब फिरंगियों को चाहिए, ठीक है, तो एक्सपोर्ट मींस डिमांड ऑफ अवर गुड इन फॉरेन कंट्री, ओके, एंड इंपोर्ट मींस डिमांड ऑफ देयर गुड इन आवर कंट्री। वी आर डूइंग नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मींस एक्सेस ऑफ डिमांड ऑफ अवर गुड इन फॉरेन कंट्री ओवर डिमांड ऑफ देयर गुड इन आवर कंट्री इज नेट एक्सपोर्ट। अब इसको कौन अफेक्ट करता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, एग्रीमेंट्स क्या चल रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर किसी भी कमेटी के अंदर, और रिलेशन विद अदर कंट्री। जैसे इंडिया का पाकिस्तान का रिलेशन थोड़ा बेटर है तो ट्रेडिंग अलाउड नहीं, ठीक है। सो दिस इज नेट एक्सपोर्ट। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये बात समझ आती है अभी तक? Yes, sir. इनके नोट्स भी अभी तक के आपको आए। कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा? कंजम्पशन फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। देखो, इनकम और कंजम्पशन के बीच में एक रिलेशनशिप, ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, और उस रिलेशन को कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन, और वी कैन डिनोट इट एज C is equal to F। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनकम 0 होगी तो कोई खर्चा होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा। बिल्कुल खर्चा होगा सर्वाइवल के लिए। अब पीछे जब क्या कहते हैं कोविड के चक्कर में लॉकडाउन था, काम नहीं चल रहे थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि खर्चा नहीं कर रहे थे, खर्चा तो फैमिली का हो ही रहा था, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड इवन व्हेन इनकम इज 0, इट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इट इज डिपिक्टेड बाय C। ओके, अच्छा अब ये तो हो गई ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे खर्चा हो रहा है। अच्छा जब इनकम बढ़ती है तो लोग खर्चा ज्यादा करते हैं कम करते हैं? ज्यादा करते हैं। ज़्यादा। और इनकम के बढ़ने से जो खर्चा बढ़ता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इनकम के बढ़ने से जो खर्चा बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड कंजम्पशन, व्हिच इज डिपिक्टेड बाय BY और आई कैन से MPC, ठीक है। तो 3 पॉइंट समझे, पहले कंजम्पशन और इनकम में जो रिलेशनशिप है उसे कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जब हमारी इनकम 0 होती है तब भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है, उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। और जब इनकम बढ़ती है तो खर्चा बढ़ता है, तो इनकम के बढ़ने से जो खर्चा बढ़ रहा है उसे हम इंड्यूस कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर एक बंदा 1 लाख कमाता है और 80,000 खर्चता है, जब उसकी इनकम 2 लाख हो जाएगी तो वो कितना खर्चा करेगा? 160। 160। वेरी गुड बेटा। किसने दिया था ये जवाब? चला रहे हैं। हाँ, खुराना साहब एक बात बताओ, तुम कहीं जॉब करते हो, तुम्हारी इनकम 1 लाख है, तुम 80,000 खर्चा करते हो, तुम एक हार्ड वर्किंग गाय, विद इन 2-3 मंथ्स तुम्हारी इनकम 1 लाख से 2 लाख हो, ओके, ठीक है। तो अगर 1 लाख था तो तुम्हारा खर्चा 80,000 था, 2 लाख हो जाएगी तो तुम्हारा खर्चा 160 हो जाएगा। मतलब जैसे तुम पहले मान लो विजयनगर से निकलते थे, और अगर मान लो विश्वविद्यालय का या फिर GTV नगर का पहले एक रिक्शा करते थे और चले जाते, अब तुम क्या करोगे? 2 रिक्शे करोगे, तो तुम्हारा पैसा डबल हो गया। तो तुम एक पैर एक रिक्शे पे, एक पैर दूसरे रिक्शे पे, और ऐसे ऐसे करके जा रहे हो। ऐसा तो नहीं हो रहा ना। नो अब सर। तुमसे पहले पहले अपनी बंदी से 2 घंटे बात करते थे, 4 कर लो। पहले 2 चपाती खा लेते, 4 खा लो, ठीक है। अरे तुम खर्चे बढ़ाओगे, तुम ब्रांड सुपीरियर कर दोगे, पर खर्चा डबल तो नहीं हो जाएगा ना। तो पैसे खर्चा बढ़ेगा, बट 1,20,000 अगर इनकम 100% बढ़ी तो खर्चा 50% बढ़ेगा, ठीक है।
तो ये बात बोली, ये बात किसने बोली? जॉन मेनार्ड कीन्स ने। ठीक है, इसे कहते हैं कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो क्या कहता है, जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। ओके, थी तो लीव कर दूं? सीख ले, फायदा ही है, रिवाइज हो। अब देखो, इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन हो रही है। अब इनकम के जीरो होने पे जो कंजम्पशन होती है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, और ये वाली जो कंजम्पशन है ये इनकम के बढ़ने से हो रही, तो इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहाँ पे कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, here consumption is equal to income, here consumption is less than income. If consumption is more than income means saving. Consumption equal to income, break even point. Consumption less than income, savings. Okay, ये schedule समझ आता है? Yes, sir. देखो, consumption curve. This is consumption curve. CC. Consumption curve originates from OC. जीरो से स्टार्ट नहीं होता, एक अमाउंट से स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रही है, शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। पॉइंट बी पे हम क्या देखते हैं कि इनकम और कंजम्पशन जो है वो बराबर है, तो इसे कहते हैं ब्रेक इवन। नो सेविंग नो डिसेविंग, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है, तो ब्रेक इवन। और ब्रेक इवन से अगर पहले देखें, प्रायर टू ब्रेक इवन, तो कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम से तो डिसेविंग हो रही है। एंड आफ्टर ब्रेक इवन देखें तो कंजम्पशन कम है तो सेविंग। देखो जरा पॉइंट्स पढ़ते हैं। कंजम्पशन कर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव रेंज showing autonomous consumption. Consumption curve is the constantly upward sloping curve showing a direct relationship between income and consumption. Before OQ level of output, consumption is more than income, showing this here. At OQ level of output, consumption is equal to income, showing break-even point. Beyond OQ level of output, consumption is less than income, showing save. एक बारी जरा ये डायग्राम और इसके पॉइंट्स रीड करके देखो, समझ आते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज कंज्यूम, ओके, दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी दो तरीके की होती है, वन इज एवरेज एंड वन इज मार्जिन, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी। एपीसी होता है सी अपॉन वाई, मतलब रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, और एमपीसी होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ठीक है। तो इट इज एमपीसी के रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। अब एपीसी और एमपीसी के बारे में नॉलेज ना हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब हमारा जो एपीसी है दैट इज सी अपॉन वाई और एमपीसी है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो सी अपॉन वाई 40 अपॉन 0 डैश, अगला हो जाएगा 120 अपॉन 100, कितना होता है बेटा? 1.2।
फिर 200 डिवाइडेड बाय 200 1, फिर 280 डिवाइडेड बाय 300 0.967 0.933, फिर 0.9 0.88 0.867। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एपीसी। जरा एपीसी को समझते हैं थोड़ा सा। यहां पे एपीसी इज मोर देन, तो ऐसा कब होता है? when c is more than y, तो एपीसी मोर देन 1। यहाँ पे एपीसी इज इक्वल टू 1, ऐसा कब होता है? when c is equal to y, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पे एपीसी इज लेस देन 1, मींस c is less than y। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एपीसी का नेचर तुम्हें कैसा दिख रहा है? जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एपीसी बढ़ रहा है या एपीसी फॉल करता So fall. है? एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, अच्छा फिर एपीसी जीरो कब होएगा बताओ? जब सी जीरो होगा। तो ऐसा है, एपीसी भी कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि सी कभी जीरो नहीं होता। ये बात समझ आती है? Yes, sir. अब एमपीसी निकालते हैं, मतलब चेंज इन सी। 40 और 120 में चेंज कितना होता है? 80. 80 और 100 और 0 और 100 में 100, तो 0.8। 120 और 200 में कितना चेंज है? 80, 0.8। बेसिकली हम सी के बीच का चेंज देखते हैं, वाई के बीच का चेंज देखते हैं। तो जब हम निकालेंगे तो ये सारे के सारे 0.8 निकले। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सेम रहेंगे, दे कैन चेंज आल्सो, बट जनरली सेम रहते हैं। अब एमपीसी जो है वो 0 और 1 के बीच में रहता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा। इनकम बढ़ेगी तो खर्चा कम तो करोगे नहीं, तो 0 से नीचे नहीं जाएगा। अब इनकम 10,000 बढ़ेगी तो खर्चा 10,000 से ऊपर तो नहीं बढ़ा दोगे ना, ठीक है, तो 1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इट लाई बिटवीन 0 to 1। ठीक है, इसके बाद के न्यूमेरिकल्स